गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस 15th सेशन में, है ना। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस की 15th सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें हम बहुत सारी टर्म्स को पढ़ने वाले हैं। कुछ टर्म्स को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है। कुछ टर्म्स को जो ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, उनको हम नॉर्मली पढ़ेंगे, तब भी आपको समझ में आ जाएगी, तो ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की आपको ज़रूरत है नहीं। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मैं सब चीज़ें बताऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा फॉर ऑब्वियस रीज़न कि यार ये बताओ, ये भी करने वाले हैं, वो भी करने वाले हैं, ये भी करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, इतना मान के चलिए आप, है कि नहीं। ज़्यादा उस चीज़ को टेंशन आप मत लीजिए क्या क्या करने वाले हैं। तो एक लिमिटेड और स्पेसिफिक चीज़ें होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो जो नए स्टूडेंट है उनको पीडीएफ जो है इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 3500 के आसपास कुछ फॉलोवर्स मिल जाएंगे। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। और जो ये पीडीएफ है मैं पिन कर दूंगा कमेंट के अंदर। ठीक है, आपको कुछ डाउट रहता है आप मेल करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने का। और इसके अलावा ये कुछ एग्जाम्स है जो मैंने क्लियर करे थे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, और अभी मैं वर्क कर रहा हूँ। और मैंने वर्क किया है एलआईसी के अंदर। तो ठीक है, चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ, है ना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यहाँ से हम सबसे पहले बात करेंगे को इंश्योरेंस के बारे में। हमने इससे मिलती जुलती कुछ चीज़ें पढ़ी है। जैसे एक हमने पढ़ा था कोपे, ठीक है। एक हमने पढ़ा था डिडक्टेबल। एक हमने इससे मिलता जुलता वर्ड पढ़ा, जो इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, उसको हम बोल सकते हैं री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस एक वर्ड हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अगर मैं गिव मी वन, ओह शिट 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 शिट, चलिए कोई बात नहीं। तो को इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में लेके चलेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, काफ़ी ज़रूरी है इससे, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन थोड़ी ज़्यादा हो सकती है आपको, क्योंकि इससे मिलते जुलते वर्ड्स बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले को पे, इसके अलावा डिडक्टेबल, री इंश्योरेंस, ये चार, और ये को इंश्योरेंस, ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। री इंश्योरेंस के बारे में आपको पता होगा, अगर कोई बहुत बड़ा अमाउंट का आप इंश्योरेंस करवाते हो, मान लीजिए आपके पास कोई कार्गो है, इस कार्गो का आपको इंश्योरेंस करवाना है, तो आप एक कंपनी के पास जाओगे, वो कंपनी बोलेगी कि भैया हमें इतना प्रीमियम चाहिए। अब मैं जो टर्म यूज कर रहा हूँ ना, प्रीमियम, सम अश्योर्ड, ये सब आपको पता हो जाना चाहिए। इनके बारे में बार बार बताऊंगा तो आपको फिर पता ही बहुत टाइम लग जाएगा। ये कंपनी बोलेगी कि हमें इतना प्रीमियम चाहिए, और आपका जो कार्गो है उसकी वर्थ है मान लीजिए 200 करोड़ रुपए, ठीक है, और हम 200 करोड़ तक का इंश्योरेंस कर देंगे। अब ये कंपनी सोचेगी यार इस 200 करोड़ को अगर मैं अकेले बियर करूंगी, अगर अकेले मान लीजिए इसको कुछ हो जाता है इस कार्गो को, तो अगर मैं अकेले इसका इतना बड़ा क्लेम सेटल करूंगी, मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा, या फिर इतना शायद कैपिटल मेरे पास नहीं हो। तो वो क्या करेगी, एक दूसरी कंपनी के पास जाएगी, वो कंपनी के साथ में एग्रीमेंट करेगी कि अगर ये 200 करोड़ के प्लान कार्गो कुछ हो जाता है, तो हम जो अपना क्लेम है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। उसके हिसाब से प्रीमियम भी आपस में क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो अगर एक सिंगल चीज का प्रीमियम, उसके रिस्क को शेयर करने के लिए हम कहीं और करवा देते हैं उनका इंश्योरेंस, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, री इंश्योरेंस बोलते हैं। ये एक इंश्योरर है, ये एक नॉर्मल इंश्योरर है, और ये जो कंपनी है जो री इंश्योरेंस कर रही है, मतलब इंश्योरेंस जिसका हो रखा है, उसके रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसकी हेल्प कर रही है। तो इस कंपनी को हम क्या बोलेंगे, री इंश्योरर कंपनी बोलेंगे, या फिर री इंश्योरेंस कंपनी इसको बोलेंगे। ये एक री इंश्योरर है, जैसे जीआईसी री हो गया, ठीक है, ओनली जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी इंडिया के अंदर। तो ये क्या है, री इंश्योरेंस कंपनी अपनी हो जाती है। ये है री इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट। और अगर मैं बात करूं डिडक्टेबल का, तो ये मैंने आपको बता रखा है कि कोई हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कोई चीज आती है, आपका क्लेम आता है मान लीजिए 50,000 रुपए का, ठीक है, और आपने एक थ्रेशोल्ड, एक लिमिट आपने सेट कर रखी है। आपकी कंपनी बोलती है कि हम आपके लिए 10,000 रुपए का एक थ्रेशोल्ड रखते हैं, 10,000 रुपए तक मिनिमम लिमिट रखते हैं। अगर इससे बड़ा कोई क्लेम आता है तभी हम उसको क्या करेंगे, क्लेम उसका सेटल करेंगे। अदरवाइज इससे कम या फिर इसके बराबर का जो क्लेम आता है, तो वो आप ही अपनी पॉकेट से पे करोगे। जैसे 12,000 रुपए का क्लेम आता है, तो 12,000 रुपए में 10,000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। बाकी जो ऊपर का अमाउंट होता है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ये आपको पता होना चाहिए। कोपे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोपे का कॉन्सेप्ट होता है कि थोड़ा सा जो इंश्योरेंस का क्लेम है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब है, मान लीजिए अगर 50,000 रुपए का क्लेम आया,
इस 50,000 रुपये के क्लेम को हम बोल देंगे कि भैया 10% कोपे है, 10% क्या आपका कोपे है। तो 10% कौन करेगा, 10% जो इस क्लेम का जो अमाउंट है वो कौन पे करेगा, वो जो इंश्योर्ड है या फिर जो जिसके नाम पे पॉलिसी है, जो पर्सन है जिसका खर्चा है, तो वो 10% तो खुद पे करेगा। बाकी बचा हुआ 90% कौन पे करेगा, वो अपने पास में जो इंश्योरर या फिर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पे करेगी। एक सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए 20% का को पे है तो 20% में क्या करेंगे, 20% अमाउंट, मान लीजिए 1 लाख रुपए का क्लेम आता है, 1 लाख रुपए का खर्चा आता है हॉस्पिटलाइजेशन पे, तो 20,000 रुपए कौन पे कर देगा, ये जो इंश्योर्ड है या फिर जो आदमी है जिसने पॉलिसी ले रखा है, और जो 80,000 रुपए वो कौन पे कर देगा, इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। तो इसको समझने के लिए इन दोनों का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो क्लेम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ पर भी क्लेम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, यहाँ पर भी क्लेम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, और यहाँ पर भी क्लेम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। तो ये चार जो चीजें हैं वो ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा मैचिंग सा रखती है, इसलिए मैंने बताना सही समझा कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। है कि नहीं बबुआ, सभी प्राणियों को समझ में ये चीज। अब को इंश्योरेंस को समझते हैं। को इंश्योरेंस हम बोल सकते हैं कि इसमें डिडक्टेबल और कोपे साथ में काम आते हैं। बोला कैसे, बोला देखो ऐसे। फॉर एग्जाम्पल आपका 1 लाख रुपए का क्लेम आया, हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं मैं, 1 लाख रुपए का क्लेम आया, ठीक है। अब इस 1 लाख रुपए के क्लेम में मान लीजिए फर्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन आप हुए, हॉस्पिटल में गए, आपका बिल आया 1 लाख रुपए। इस 1 लाख रुपए में कंपनी क्या बोलेगी, कंपनी बोलेगी कि आपका डिडक्टेबल कितना है, तो कंपनी चेक करेगी, बोला कि 20% क्या है डिडक्टेबल है। तो 20% डिडक्टेबल मतलब 20,000 रुपए तो जो इंश्योर्ड है या फिर जो खर्चे जिसका खर्चा हुआ है, जिसके नाम पे पॉलिसी है वो करेगा। 20,000 रुपए तो किसने पे कर दिए, इंश्योर्ड ने पे कर दिए। बाकी कितने बच गए, 80,000 रुपए बच गए, 80,000 रुपए बाकी बच गए। अब इस 80,000 को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बोला कैसे, अब हम चेक करेंगे कि क्या इसने को इंश्योरेंस तो नहीं ले रखा है साथ में, को इंश्योरेंस तो नहीं कर रखा है इसके पास, क्या को इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट तो नहीं है। बोला कैसे, बोला एक्सप्लेन करो। मैंने बोला को इंश्योरेंस का मतलब होता है जो बाकी बचा हुआ पैसा है डिडक्टेबल के अलावा, जो बाकी अमाउंट उस कंपनी को पे करना है एज अ क्लेम, जो कंपनी पे करेगी, उस कंपनी में भी अगर को पे का कॉन्सेप्ट लगा दे, डिडक्टेबल के बाद जो अमाउंट बचता है उसमें अगर को पे का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, तो ये जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, को इंश्योरेंस बोलते हैं। इस 80% में अगर को पे लग जाए, को पे का मतलब इस 80,000 को अगर 10% और 90% के को पे में हम डिवाइड कर दें, तो ये 10% मतलब 8,000 रुपए, और ये 72,000 रुपए, ये कौन देगा, ये तो देगा कंपनी, और ये 8,000 रुपए कौन देगी, फिर से इंश्योर्ड देगा। मतलब इंश्योर्ड को ओवरऑल मिला के कितना देना पड़ गया, ये डिडक्टेबल और प्लस ये को पे, तो मतलब 28,000 रुपए कौन पे करेगा, अपना अकेला इंश्योर्ड, और बाकी बचा हुआ जो पैसा वो कौन पे करेगा। मैं आपको अच्छी स्लाइड से समझाता हूँ, गिव मी जस्ट 1 मिनट, इसको समझिए। मान लीजिए, फिर से बताता हूँ, 90, मान लीजिए एक 80,000 रुपए का क्लेम आया, एक बंदा जिसका एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, और इसका 80,000 रुपए का क्लेम आया, ठीक है। तो कंपनी के पास गया क्लेम करने के लिए, कंपनी ने देखा कि इसके पास को इंश्योरेंस लगा हुआ है, तो बोला को इंश्योरेंस का मतलब क्या, बोला देखो डिडक्टेबल कितना था, बोला डिडक्टेबल इसका था 20,000 रुपए डिडक्टेबल है, 20 के इसका क्या डिडक्टेबल, ठीक है। और बाकी कितना बच गया, तो बच गया पीछे 60,000 रुपए। इस 60,000 रुपए ये अमाउंट एक्चुअल में कौन पे करेगा, वैसे आप देखा जाओ तो भी नॉर्मल हम पढ़ रहे थे, ये जो अमाउंट है वो पे करेगा अपने पास में इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी देखेगी कि यहाँ पे इसमें को इंश्योरेंस लगा हुआ है, तो मतलब इसमें को पे कितना है, 20% का को पे है, ठीक है। तो 20% मतलब कितना हो जाएगा, 12,000 रुपए को पे, और पीछे कितना बच गया, 48,000, ये कौन पे करेगा, कंपनी पे करेगी। तो हमेशा को पे और डिडक्टेबल ये कौन पे करता है, ये दोनों मिला के पे करते हैं इंश्योर्ड, या फिर जो इंश्योरेंस जिसने ले रखी है वो आदमी। तो को पे मतलब 12,000 को पे का हो जाएगा, और 20,000 रुपए किसका हो जाएगा, डिडक्टेबल का। तो 32,000 रुपए दोनों का मिला के हो गया, ये कौन पे करेगा, इंश्योर्ड पे करेगा। बाकी बचा हुआ जो 48 के है ये कौन पे करेगा अपने पास में, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो ये दिस इज होल कॉन्सेप्ट, जहाँ पे डिडक्टेबल और को पे साथ में काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं को इंश्योरेंस। तो अगर मैं को इंश्योरेंस को थोड़ा सा नॉर्मली वर्ड्स में समझाऊं आपको कि कैसे हम को इंश्योरेंस को देख सकते हैं, तो सिमिलरली टू कोपे, को इंश्योरेंस इज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ अ मेडिकल बिल दैट नीड टू बी पेड फ्रॉम द साइड ऑफ द इंश्योर्ड। मतलब फिक्स परसेंटेज
ऑफ जो मेडिकल बिल है उसको हम पे करते हैं, लेकिन वो मेडिकल बिल कौन सा फिक्स परसेंटेज, वो होता है डिडक्टेबल के बाद का जो अमाउंट होता है उसमें कितना परसेंटेज है आपका। डिडक्टेबल पे करने के बाद जो आपके पास अमाउंट बचता है, इस अमाउंट में कितना आप को पे कर रहे हो, इस को पे को हम क्या बोलते हैं, को इंश्योरेंस बोलते हैं। सेकंड वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, को इंश्योरेंस। लेकिन ये कौन सा होता है, डिडक्टेबल के बाद वाला होता है। इन दिस केस टू द रिमाइंडर अमाउंट विल बी बोर्न बाय द इंश्योरर। हालांकि द क्लॉज यूजुअली कम इनटू प्ले आफ्टर डिडक्टेबल हैज बीन पेड। ये जो क्लॉज है वो कब आता है, जब आप डिडक्टेबल को पे कर देते हो उसके बाद में। नीचे मैंने आपको एग्जांपल भी दे रखा है। अवेलिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट अमाउंट कितना है, 60,000, डिडक्टेबल है 10,000 रुपए, 30% आपका को इंश्योरेंस। सो वंस द डिडक्टेबल हैज बीन पेड द सम विल बी कम डाउन टू 50,000 रुपए। 60,000 रुपए आपके पास में बिल अमाउंट था, 10,000 रुपए डिडक्टेबल था, ये कट गया, पीछे बच गया कितना पैसा, 50,000 रुपए। इसमें 30% आपका को इंश्योरेंस है, दैट मीन्स 15,000 रुपए कौन पे करेगा, इंश्योर्ड पे करेगा। विल हैव टू बी पेड बाय यू एंड द रिमेनिंग 35,000 रुपए पेड बाय द इंश्योरर। ठीक है। From the underwriting perspective, co-insurance is defined as a relationship between two insurance companies. अंडरराइटिंग के अगर मैं प्रोस्पेक्टिव से बात करूं तो ये को इंश्योरेंस एक ये भी होता है कि दो इंश्योरेंस कंपनीज आपस में क्या कर रही है, इंश्योरेंस कर रही है, रिलेशनशिप अगर उनका है तो। इफ टू इंश्योरेंस कंपनीज कवर द पर्टिकुलर रिस्क इन एन एग्रीड रेशियो इट इज कॉल्ड को इंश्योरेंस एग्रीमेंट। ये कुछ री इंश्योरेंस जैसा है, लेकिन इसको फिर मतलब मोस्टली इसकी जो टर्म्स थी वो री इंश्योरेंस से हम बोलते हैं, लेकिन मेन जो को इंश्योरेंस होता है वो यही होता है अपने पास में। आई थिंक आर यू आपको समझ में आया होगा पूरा। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म थी। चलिए नेक्स्ट टर्म हम पढ़ते हैं। ये है अपने पास में इंश्योरेंस अंडर राइटिंग या फिर अंडर राइटर, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब यही काम मोस्टली करने वाले हो जाने के बाद में। अंडर राइटिंग हो गया सर, अंडर राइटिंग हो गया सर, अंडर राइटिंग कर लिया कि मैम, अंडर राइटिंग हो गया कि मैम, यही करने वाले हो। व्हाट इज एन इंश्योरेंस अंडर राइटर, कौन होता है इंश्योरेंस अंडर राइटर, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस वर्ड्स में। ठीक है। एन इंश्योरेंस अंडर राइटर एनालाइज एंड असेस द रिस्क इन प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस। ये रिस्क कितना है और प्रीमियम कितना आना चाहिए, और जो इसने डिटेल फुलफिल करी है क्या वो सही है, क्या कोई सिग्नेचर मिसमैच तो नहीं है, क्या जो डिटेल लिखी है वो एकदम एक्यूरेट है, हाइट वेट के हिसाब से सब कुछ चीज़ें सही है, अगर स्मोकिंग करता है तो इतना कम प्रीमियम कैसे आया, मतलब वो सब चीज़ें क्या करता है, कैलकुलेट करता है। उस पूरी पॉलिसी का जो पेपर आता है, जो आपके पास फॉर्म आता है, ठीक है, फॉर्म 360 फॉर्म बोलते हैं उसकी, शायद 360 ऐसा कुछ, मैं भूल गया, मैंने तो बहुत करा है, बहुत टाइम हो गया। फॉर्म 360 ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, 300 फॉर्म, जो LIC में होंगे उनको पता होगा शायद अभी, है ना। तो ये फॉर्म होता है जिसमें हम पूरा पॉलिसी क्या करते हैं, लिखते हैं, नाम लिखते हैं, यहाँ पे फोटो चिपकाते हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफिसर का नाम आता है, यहाँ पे एजेंसी कोड आता है, नेक्स्ट पेज पे आपका सब कुछ नाम वाम वो आता है, बहुत बड़ा, मतलब 30-40 पन्नों का पेज होता है हर एक चीज़। जब ये पास में बैठ के भरवाओगे ना, इतनी हंसी आएगी आपको। दारू पीते हो, नहीं पीते, सुट्टा मारते हो, नहीं मारते, कभी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। तंबाकू खाया कभी, च्युइंगम खाते हो, ये खाते हो, वो खाते हो, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आपको हंसी आ जाएगी, मतलब इतने सारे क्वेश्चन होते हैं उसमें। क्वेश्चन तो मतलब होते हैं 2-3 पन्ने तो क्वेश्चन के होते हैं, डिटेल्स बहुत ज़्यादा होती है ना, हर एक डिटेल के बारे में बात करते हैं, नॉमिनेशन और सब कुछ चीज़ें इसमें होती है फॉर्म के अंदर। टू इंडिविजुअल्स एंड मतलब रिस्क प्रोवाइडिंग टू इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज एंड एस्टेब्लिश द प्राइसिंग ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम, और एस्टेब्लिश करता है जो प्राइस है इंश्योरेंस प्रीमियम का उसको। अंडर राइटर्स यूज सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है, डेटा फ्रॉम एक्चुअरीज, डेटा यूज करते हैं फ्रॉम एक्चुअरीज से, क्योंकि ये एक्चुअरीज कौन होते हैं, जो प्लान्स को डिजाइन करते हैं, वहां से डेटा को मतलब लेते हैं, उनके सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं और उनसे प्रीमियम वगैरह कैलकुलेट करते हैं। एंड स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं इन ऑर्डर टू इवैक्यूएट द रिस्क of a further event that would require the insurance company to compensate an insured individual। भाई सिंपल है कि आपको रिस्क कैलकुलेट करना होता है, आपको सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हैं, वहां से डेटा लेते हैं, पूरी प्रोसेस को असेस करते हैं, लेकिन ये प्लान डिजाइन नहीं करते। प्लान डिजाइनर्स अलग होते हैं, उनको एक्चुअरीज बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं एक्चुअरीज, इनकी पूरी पूरी एक साइंस होती है, बहुत डिफिकल्ट और बहुत ही मैथमेटिकली एडवांस लोग ये होते हैं एक्चुअरीज। हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, LIC में बहुत रिस्पेक्ट होती है इनकी।
व्हाट इज एन एक्यूमुलेशन पीरियड? एक्यूमुलेशन पीरियड क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज एन एक्यूमुलेशन पीरियड? तो मैंने आपको बताया था कि एक्यूमुलेशन पीरियड क्या होता है, जिस टाइम पे प्रीमियम आप पे कर रहे होते हो। ये मोस्टली जो टर्म होती है ना एक्यूमुलेशन पीरियड, ये यूज होती है जनरली एन्युटी जो प्लान्स होते हैं ना, एन्युटी प्लान्स के अंदर ये यूज होते हैं, जिनमें आपको पेंशन मिल रही होती है, पेंशन टाइप कुछ एन्युटी मिल रही होती है, तो उनमें जनरली यूज होते हैं। एक्यूमुलेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? देखो एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा पढ़ते हैं। देन एन एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट, एन एन्युटी accumulation period is a length of time during which money is deposited into an annuity contract। मान लीजिए मैं एपीवाई अटल पेंशन योजना की एक बात करता हूँ आपके सामने। अटल पेंशन योजना कैसे काम करती है? इसमें 40 साल तक का बंदा जो होता है, 40 या फिर 50, आई थिंक 50 ईयर्स तक का होता होगा शायद, मेरे को कंफर्म याद नहीं, 50 ईयर्स तक का एक पर्सन, नहीं 40 साल का एक पर्सन होता होगा शायद, नहीं 50 का होता है, कंफर्म नहीं है। 50 साल तक का एक बंदा है, तब तक मान लीजिए आपकी एज 35 ईयर्स है। 15 साल में आप धीरे धीरे कुछ कुछ पैसा अमाउंट पे करोगे, आपका कटता जाएगा। कुछ साल तक आपका वेटिंग पीरियड होता है, इसमें आपको कुछ नहीं भरना। और जब आप 60 साल के हो जाते हो तब आपको एक अमाउंट हर महीने मिलता रहता है, ये आपको लाइफ टाइम तक मिलता है। आपके मरने के बाद में आपके जो नॉमिनी है उसको भी उसके लाइफ टाइम तक मिलता है। ठीक है, तो ये जो पीरियड है जहां पे आप डिपॉजिट कर रहे हो अपने पैसे को, मतलब पैसा को डाल रहे हो इन एन एन्युटी अकाउंट, एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट, तो इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेशन पीरियड इसको बोलते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। द एक्यूमुलेशन पीरियड टिपिकली बीइंग व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज फर्स्ट फंडेड एंड when withdrawal of payment begin. During the accumulation period the money in the annuity grow through interest, actuarial and investment earnings। तो आप जो पैसा भर रहे हो उसमें उसकी जो इंटरेस्ट वगैरह है वो सब मिला के एक बहुत बड़ा कॉर्पस आपके पास तैयार हो जाता है, एंड देन आपको जो पैसा है वो वापस मिलना शुरू हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेशन पीरियड बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और इम्पॉर्टेंट है, आपको मतलब पता होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन्यूटेंट कौन होता है? हु इज एन्यूटेंट? एन्यूटेंट सिंपल सी बात है, जिसके नाम पे एन्यूटी कॉन्ट्रैक्ट है उसको एन्यूटेंट बोलेंगे। अगर आपके नाम पे एन्यूटी कॉन्ट्रैक्ट है तो आप एन्यूटेंट हो जाओगे। एन्यूटेंट इज इंडिविजुअल नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट हु इज इंटाइटल्ड टू रिसीव द इनकम बेनिफिट फ्रॉम द एन्यूटी। जो इनकम बेनिफिट लेगा, जो एन्यूटी रिसीव करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एन्यूटेंट बोलते हैं। थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट टाइप ऑफ या फिर अजीब सा एक वर्ड है एन्यूटेंट, हम जल्दी से समझ नहीं पाते, इसलिए बताना सही समझा। एन एन्यूटेंट कैन बी वन हु हैज हिमसेल्फ परचेज द पॉलिसी, ठीक है, और द थर्ड पर्सन फॉर होम द पॉलिसी हैज बीन परचेज्ड। मतलब एन्यूटेंट कोई भी हो सकता है, अगर उसके नाम पे आप पॉलिसी ले रहे हो वही भी हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी के नाम पे आप पॉलिसी खरीदवा रहे हो दूसरे के नाम पे, वो भी हो सकता है। तो एन्यूटेंट कोई भी हो सकता है। एन्यूटेंट का मतलब जो रिसीव करेगा उसको हम एन्यूटेंट बोलते हैं। और द थर्ड पर्सन भी हो सकता है, फॉर होम द पॉलिसी हैज बीन परचेज, जिसके नाम पे पॉलिसी परचेज करी गई है उसको भी हम एन्यूटेंट बोल सकते हैं। ठीक है, असेस्ड वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज असेस्ड वैल्यू? असेस्ड वैल्यू क्या होती है? असेस्ड वैल्यू थोड़ा बहुत सिमिलर होगा मार्केट वैल्यू के, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। मार्केट वैल्यू गवर्नमेंट डिसाइड करती है, लेकिन असेस्ड वैल्यू कोई और डिसाइड करता है, वहाँ की जो म्यूनसिपैलिटीज है वो डिसाइड करती है इसको। फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन, की टैक्सेशन मैं आपको बताऊंगा कहाँ टैक्सेशन काम आता है। यहाँ बहुत धांधली होती है जनरली। ये जो टर्म्स होती है ना वो प्रॉपर्टी में काम आती है, लेकिन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस वगैरह जब हम करते हैं तो इसमें ये वर्ड्स काफ़ी सुनने को मिलते हैं। थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन ए प्रॉपर्टी इज असेस्ड, उसको असेस करते हैं फॉर इट्स मॉनिटरी वर्थ। दिस जो असरटेन जो प्राइस है इज नॉन एज असेट वैल्यू। कौन असेस करता है इसको? मतलब उसको पॉलिसी की जो वैल्यू असेस की जाती है, जो म्यूनसिपैलिटीज होती है वो इसको असेस करते हैं, और आसपास का एरिया कैसा है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं वहाँ पे, और उसके बाद में उसका प्राइस हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, दिस असेसमेंट इज डन एट एन एनुअल बेसिस। ये हमेशा होता है। जो असेस्ड वैल्यू होती है वो हर साल निकलती है, ठीक है।
दिस असेसमेंट इज डन एट एन एनुअल बेसिस कंसिडरिंग फैक्टर सच एज प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, एंड मार्केट कंडीशंस क्या है इन द नेबरहुड एरियाज, जो नेबरहुड पास के जो एरियाज है वहाँ पे मार्केट कंडीशंस क्या है, वहाँ पे कैसी प्रॉपर्टीज है, वहाँ का एरिया कैसा है, तो उस हिसाब से। अब एक तो मान लीजिए आप धारावी के अंदर आसपास में कुछ मकान लेते हो, और एक वही आप साउथ मुंबई में मकान लेते हो, तो वहाँ पे चीज़ें तो वही है, मकान तो वही बनेगा, ऐसा मकान, लेकिन वो कंडीशंस आसपास का एरिया अगर पॉर्श है, अच्छा है, आसपास के एरिया की कंडीशन अच्छी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। जो गवर्नमेंटल एजेंसीज है लाइक म्यूनसिपैलिटीज, कॉर्पोरेशंस कंडक्ट दिस असेसमेंट फॉर मेजरिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स बेस्ड ऑन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो बस इतना समझ लीजिए, एक प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है जो वहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज वगैरह क्या करती है, असेस करती है, आसपास की कंडीशंस को देखते हुए वो सब असेस करती है। टैक्स कैसे, टैक्सेशन का क्या क्या, क्या फायदा होगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रॉपर्टी है, उसका उसने प्राइस डिसाइड कर दिया कितना, 50 लाख रुपए, ठीक है, 50 लाख रुपए प्राइस उसने डिसाइड कर दिया। अब टैक्स का कैसे बोला, टैक्स का बेनिफिट कैसे होगा यहाँ पे, तो अब यार इतना समझ लीजिए, ये 50 लाख में जो प्रॉपर्टी बेचेगा, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख में प्रॉपर्टी बेचेगा, और एक देखो अगर ये वैल्यू फिक्स है तब तो ठीक है, 50 लाख में बेच देगा। अगर ये वैल्यू फिक्स नहीं है तो इसने क्या किया, इसने 20 लाख रुपए तो ले लिए। भाई ये जो प्रॉपर्टी है ओनर है, OW प्रॉपर्टी का ओनर है। अब आपको पता है कि अगर मैं एक तो ऐसे बेचूं कि 50 लाख रुपए में प्रॉपर्टी बेचूंगा, और इस 50 लाख को पूरा का पूरा मैं क्या लूंगा, मतलब ऑनलाइन लूंगा, बाय रिकॉर्ड लूंगा, ठीक है, तो इसका टैक्स कुछ ना कुछ इनकम में आएगा। फिर तो 50 लाख अगर इसके अकाउंट में आ रहा है मतलब इनकम में आएगा, कुछ टैक्स ड्यूटी लगेगा इसका, मतलब ड्यूटी लगेगा, इस पर कुछ टैक्स लगेगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, अगर इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, तो ये क्या करता, 20 लाख रुपए ऑनलाइन लेता और 30 लाख रुपए क्या लेता, कैश लेता। इसको कहाँ दिखाता है, इसको कहाँ शो करते हैं, तो ब्लैक मनी हो गया। ये 20 लाख रुपए उसकी इनकम में शो होता, ठीक है, इस पर टैक्स लगता, खाली इस पे टैक्स लगता। तो अब इतना समझ लीजिए कि अगर ये 50 लाख रुपए वहां पे डिसाइड कर रही है ना गवर्नमेंट, तो वो 50 लाख रुपए ही लेते हैं ऑनलाइन। मतलब इससे नीचे आप इस प्राइस, इस प्रॉपर्टी की प्राइस ले ही नहीं सकते। चाहे आप अपने रिश्तेदार को भी बेच रहे हो तब भी इतना प्राइस तो आपको लेना पड़ेगा। आपने हो सकता है इस प्रॉपर्टी की प्राइस 60 लाख ली हो, भाई 50 लाख तो इसकी गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है, हो सकता है 60 लाख रुपए आपने इसकी प्राइस ली हो। तो लोग जनरली क्या करते हैं, 50 लाख रुपए मिनिमम इतना तो लेना ही पड़ेगा, 50 लाख रुपए वो ऑनलाइन लेते हैं, 10 लाख रुपए वो क्या लेते हैं, कैश लेते हैं। इस पर तो टैक्स लगेगा नहीं, इस पर टैक्स लगेगा, तो खाली इतना टैक्स देते हैं। अदरवाइज अगर पूरा लेते तो 60 लाख रुपए पे टैक्स लगता, तो 60 लाख रुपए टैक्स थोड़ा बहुत तो बच रहे हैं, 10 लाख रुपए का टैक्स तो बच रहा है कम से कम। तो ये थोड़ा सा धांधलेबाजी के लिए कुछ वैल्यू डिसाइड करते हैं कि इतनी वैल्यू तो कम से कम होनी चाहिए। और इससे मिलती जुलती एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू। ये सेम सा ही है ऑलमोस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है हर साल, सेम ही कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन इसमें एक दो फैक्टर थोड़े से अलग होते हैं। उन एक दो फैक्टर को मैं थोड़ा बता देता हूँ। वही सेम चीज़ें हैं, सही सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होती है, वो भी होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या फैक्टर एक दो अलग है। क्या है देखो, ए प्रॉपर्टी इज मोर देन अ प्राइस ऑफ अ लैंड और प्राइस ऑफ स्क्वायर फीट। देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर दैट डिसाइड हाउ मच प्रॉपर्टी कैन बी वैल्यूड, कि कितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। द मार्केट वैल्यू इज अ मोस्ट प्रोबेबल प्राइस ए प्रॉपर्टी विल फैच इन टूडेज ओपन मार्केट। ये जो मोस्टली होती है ना, ये डिसाइड तो गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन ये डिमांड और सप्लाई की इकोनॉमिक्स पे बेस्ड होती है कि कितनी डिमांड है। ऐसा नहीं है कि यार इसकी वैल्यू असेस करके चलेगा, नहीं, इस प्रॉपर्टी की डिमांड कितनी है, इस प्रॉपर्टी की डिमांड कितनी है, और इस प्रॉपर्टी की सप्लाई आप कितनी कर सकते हो। डिमांड और सप्लाई का जो इकोनॉमिक होता है वो थोड़ा ज़्यादा मैटर यहाँ पे करता है। लेकिन वहाँ पे मार्केट कंडीशंस, आसपास की कितनी आ, बोल सकते हो कि आसपास में एरिया कैसा है, तो वो सब चीज़ें मैटर वहाँ पे करती हैं। लेकिन यहाँ पे डिमांड कितनी है इस प्रॉपर्टी की, वो मैटर करती है। मार्केट वैल्यू इज मोस्ट प्रोबेबल प्राइस ए प्रॉपर्टी विल फैच इन टूडेज ओपन मार्केट। इट इज गवर्न्ड बाय द इकोनॉमिक फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मैंने आपको बताया कि ये थोड़ी सी डिमांड एंड सप्लाई के जो गेम होता है उस पर थोड़ी सी ये खेलती है कि नहीं। चलिए, इसके अलावा एडवर्स सिलेक्शन मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, इसको ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। मतलब अगर कुछ ऐसे इंसान को पॉलिसी दे दी जो बिल्कुल काम का ही नहीं है, या फिर जिसकी कंडीशन बहुत बेकार है, ठीक है, बस यही कि यार चलो ठीक है इसको दे देते हैं, वो कंडीशन क्या होती है, एडवर्स सिलेक्शन होती है। मैंने बहुत डीपली आपको पढ़ाया था, अगर आप पहले ही क्लासेस देखोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट 1 मिनट, ओपन करता हूँ मैं दूसरी पीपीटी।
कहाँ चले गए भैया? आ गए, ठीक है। चलिए, अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ कुछ और टर्मिनोलॉजी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एक टर्म आपके पास आती है बैंक का इंश्योरेंस। व्हाट इज बैंक का इंश्योरेंस? थोड़ा बैंक का इंश्योरेंस को डीपली पढ़ते हैं। बैंक से अगर हम इंश्योरेंस करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका PMSBY हो गया, PMJJBY हो गया, ठीक है, और पाई हो गया, इसके अलावा APY हो गया। ये क्या होती है? कुछ कुछ स्कीम्स होती हैं जो हम इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस तो वैसे बैंक से करते हैं, तो उसको हम बैंक का इंश्योरेंस बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। बैंक का इंश्योरेंस मीन सेलिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू बैंक्स। सिंपल बात है। बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी कम अप इन अ पार्टनरशिप, जहाँ पे बैंक और जो इंश्योरेंस कंपनी, जहाँ पे हम स्टार हेल्थ के प्रोडक्ट बेचते हैं और जो केयर हेल्थ के प्रोडक्ट बेचते हैं, where the bank sells the tied insurance company's insurance product to its client। मतलब बैंक जो है अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर को जो बीमा सेल करता है या फिर इंश्योरेंस कंपनी सेल करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक का इंश्योरेंस बोलते हैं। क्यों बेनिफिशियल होता है दोनों के लिए या नहीं होता, देखते हैं। अगर मैं बात करूं, मान लीजिए ये इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, ये बैंक है, ठीक है। ये इंश्योरेंस कंपनी आती है बैंक के पास और बोलती है कि भैया हमें आपके थ्रू आपके क्लाइंट्स को इंश्योरेंस बेचना है। क्योंकि बैंक के पास जो कस्टमर बेस होता है ना, कस्टमर बेस वो बहुत बड़ा होता है। जैसे हमारे बैंक में क्या है, 14,000 के आसपास सेविंग अकाउंट्स है। 14,000, इतना बड़ा कस्टमर बेस है हमारे बैंक का। और ये हर दिन कम से कम एक दो बढ़ता ही रहता है, तो साल में 400 300 400 तो बढ़ ही जाते हैं। अब ये कंपनी आती है और बोलती है कि आप हमारे प्रोडक्ट को सेल करिए आपके कस्टमर्स को, कोई भी अगर एलिजिबल कस्टमर उसको सेल करिए। तो बैंक बोलेगा हमें क्या मिलेगा? बोला हर पॉलिसी पे हम आपको कुछ कमीशन प्रोवाइड करेंगे। तो बैंक को भी फायदा है, इंश्योरेंस कंपनी को फायदा है, और अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो इनको भी फायदा है, कस्टमर्स को। दैट इज व्हाट इट इज। बैंक का इंश्योरेंस एग्रीमेंट बेनिफिट बोथ द फर्म्स। ऑन द वन हैंड द बैंक अर्न ए फी अमाउंट, बैंक अर्न करता है फी अमाउंट, इसको हम ऑन नॉन इंटरेस्ट कमीशन होता है और इसको हम कमीशन बोल सकते हैं, फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी अपार्ट फ्रॉम द इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। वेयर ऑन द अदर हैंड द इंश्योरेंस फर्म इंक्रीज इट्स मार्केट रीच एंड कस्टमर्स को, ठीक है। द बैंक एक्ट एज इंटरमीडिएट, बैंक यहाँ पे किसका काम करता है? इंटरमीडिएट का काम करता है, हेल्पिंग इंश्योरेंस फर्म रीच इट्स टारगेट कस्टमर इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर। मतलब जिसका जो कंपनी है अगर अपने मार्केट शेयर्स को बढ़ाना चाह रही है तो वो अलग अलग टाइप्स करती हैं। उनमें एक टाइप होता है बैंक का इंश्योरेंस, तो बैंक में जाके बोलती है कि आप अपने कस्टमर्स को हमारा प्रोडक्ट सेल करिए और हम आपको कुछ कमीशन प्रोवाइड करेंगे। दिस इज व्हाट द बैंक का इंश्योरेंस, ठीक है। चलिए, व्हाट इज अ क्लेम हैंडलिंग कॉस्ट? ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लेम हैंडलिंग कॉस्ट क्या होती है? थोड़ा समझिए, थोड़ा मैं देसी भाषा में समझाता हूँ, थोड़ा देसी भाषा में आपको समझाता हूँ क्या होता है। ये होता है, मान लीजिए एक अर्ली डेथ हो गई किसी की, आपने पॉलिसी ली थी, किसी कस्टमर ए ने कोई पॉलिसी लिया था और विद इन 2 to 3 मंथ उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और इसका कोई नॉमिनी है, वो आता है बैंक में, इंश्योरेंस जो कंपनी का ऑफिस है वहां पे आता है और क्लेम सेटलमेंट के लिए क्लेम डिपार्टमेंट में इंक्वायरी करता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं वो सबमिट करता है। अब अगर इतनी जल्दी डेथ हो जाती है तो शक तो होगा ही। तो वहां पे जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं या फिर जो CM होते हैं, BM होते हैं, ABM होते हैं, वो क्या करते हैं? वो यहाँ से जाते हैं उस कस्टमर के घर पे और पूरा स्क्रूटनी करते हैं, कुछ ऑपरेशन करते हैं, आसपास में पूछताछ करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। बहुत सारे खर्चे होते हैं, पेट्रोल का खर्चा होता है, अदर भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो वो जो कॉस्ट आती है, पूरी कॉस्ट, ऑपरेशनल जो कॉस्ट आती है, उस क्लेम को हैंडल करने में डिपार्टमेंटल कॉस्ट आती है, फ्यूल्स वगैरह होते हैं, टाइम की कॉस्ट आती है। तो वो सारी जो कॉस्ट आती है, स्क्रूटनाइज करने में जो कॉस्ट आती है, उस पूरी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? क्लेम हैंडलिंग कॉस्ट बोलते हैं।
तो समझ लीजिए आप, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, 3 लोग अगर ब्रांच से जा रहे हैं अर्ली डेथ के केस में, 3 लोग ब्रांच में जा रहे हैं, तो एक सिनेरियो तो ये हो जाता है कि आपको पूरा ऑपरेशनल देखने के अंदर जो स्क्रूटनी करने में जो खर्चा आएगा वो खर्चा क्लेम हैंडलिंग कॉस्ट में जाता है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मोटर इंश्योरेंस है, वो ठुक गया और ठुकने के बाद में आपने क्लेम किया कि हमारा इतना इतना खर्चा आया है, तो उस इंश्योरेंस कंपनी से 2-3 बंदे आएंगे, 1 या 2 बंदे आएंगे, वो क्या करेंगे, बाइक लेके आएंगे, कार लेके आएंगे, डॉक्यूमेंटेशन लेके आएंगे, बहुत सारी स्क्रूटनी करेंगे, अपना टाइम देंगे, है कि नहीं। तो वो क्लेम को देखेंगे कि कितना क्लेम हो सकता है, कितने का खर्चा आया है, वो पूरा रिपोर्ट तैयार करेंगे अपना, ठीक है, अपना जो असेसमेंट करेंगे, सब रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो एक खर्चा जो क्लेम को हैंडल करने में आता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लेम हैंडलिंग कॉस्ट बोलते हैं। दैट इज व्हाट द एक्चुअल डेफिनेशन। चुप तो नहीं रहा ना, चलिए तो पढ़ते थोड़ा सा। कॉस्ट इनकर्ड बाय द इंश्योरेंस फर्म इन प्रोसेसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम आर कॉल्ड क्लेम हैंडलिंग कॉस्ट। बिल्कुल सही बात जो मैंने अभी आपको बताई। The component impact the profitability of the insurer in a significant manner. There is a number of steps that need to be followed before settlement of any claim. because जब भी हम कोई क्लेम सेटल करते हैं उससे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं, उससे पहले कुछ ऑपरेशंस होते हैं, कुछ प्रोसेसिंग होती है, वो पूरी प्रोसेसिंग थोड़ी सी सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के अंदर। तो क्लेम वैल्यू हैव टू बी स्क्रूटनाइज फॉर देयर वैलिडिटी फर्स्ट, जो क्लेम मेड हैव टू बी स्क्रूटनाइज, जो क्लेम है उसको पहले स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा, जान पहचान करनी पड़ेगी, पूरी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, नेगोशिएट करना पड़ेगा, एंड देन फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ द सेम इज अंडरटेकन। these procedures carry administrative and operational cost of the company। ये जो खर्चे होते हैं, जो क्लेम होता है, ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल कॉस्ट को क्या करते हैं, रखते हैं। तो उस पूरी ऑपरेशन कॉस्ट को क्लेम हैंडलिंग कॉस्ट बोलते हैं। तो ये सिंपल चीज़ है, मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा पढ़ने में क्या प्रॉब्लम आती है कभी भी यार। तो मैं डेट बेकिंग के बारे में आपको बताता हूँ। डेट बेकिंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपनी कंटिजेंसी बेनिफिशियरी है, वेस्टिंग एज में पहले ये बता देता हूँ, फिर हम चलते हैं उस पर। और फंड स्विचिंग है, प्रीमियम रीडायरेक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यार। आज तो हर दिन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। चलो, कॉन्टिजेंट बेनिफिशियरी कौन होता है, व्हाट इज अ कॉन्टिजेंट बेनिफिशियरी, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर वेस्टिंग एज के बारे में पढ़ते हैं, एंड देन हम बैक डेटिंग के बारे में, डेटिंग बैक के बारे में पढ़ते हैं, और कंसीलमेंट के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज कंसीलमेंट, कंसीलमेंट छुपा लेना, कुछ चीज़ें छुपा लेते हैं वो। चलिए, व्हाट इज अ कॉन्टिजेंट बेनिफिशियरी, ये क्या होता है भैया, ये क्या बवाल है। कॉन्टिजेंट बेनिफिशियरी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंश्योर्ड हो, आप क्या हो, इंश्योर्ड हो, ठीक है, आपने एक टर्म इंश्योरेंस लिया, आपने क्या लिया, टर्म इंश्योरेंस लिया। अब आपको टर्म इंश्योरेंस का पूरा कॉन्सेप्ट पता है, मालूम है कि क्या होता है। आपकी पॉलिसी चल रही है, आप क्लेम पे कर रहे हो, ठीक है, आप प्रीमियम पे कर रहे हो, ठीक है, और यहां तक आप जिंदा हो, ठीक है, लेकिन यहां पे किसी टाइम पर आपका जो नॉमिनी था, जिसको डेथ क्लेम मिलना था, उसकी डेथ हो गई, नॉमिनी की डेथ हो गई, डेथ ऑफ नॉमिनी, नॉमिनी की डेथ हो जाती है वहां पे। तो जब नॉमिनी की डेथ हो गई तो उस टाइम पे आपको बेनिफिशियरी चेंज करना पड़ेगा। ये बेनिफिशियरी है। अगर आप टर्म इंश्योरेंस में बात करें तो टर्म इंश्योरेंस में जो पैसा है वो कभी भी इंश्योर्ड को नहीं मिलता है। टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या है, अगर आपकी अनएक्सपेक्टेड कुछ डेथ हो जाती है कभी भी, जो आपका पॉलिसी टर्म है उस ड्यूरेशन में, तो पैसा आपके नॉमिनी को मिलेगा। नॉमिनी उस कंडीशन में क्या, बेनिफिशियरी है। तो अगर आपके बेनिफिशियरी की डेथ हो जाती है, फर्स्ट बेनिफिशियरी की, इसकी अगर डेथ हो जाती है, तो आपको एक जो अमाउंट है, जो आपकी डेथ पे जो अमाउंट मिलेगा, वो अमाउंट आपको किसी सेकंड बेनिफिशियरी को देना पड़ेगा। उस सेकंड बेनिफिशियरी को हम क्या बोलते हैं, कंटिजेंट बेनिफिशियरी बोलते हैं। मगर कंटिजेंसी लिस्ट तो वही है। देखो हिंदी में थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। आकस्मिक लाभार्थी, ठीक है, समझ लीजिए आपका जो नॉमिनी है या फिर जो आपका बेनिफिशियरी है, उसको जो पैसा मिलने वाला अगर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, फर्स्ट बेनिफिशियरी की अगर डेथ हो जाती है, जो पैसा जिसको मिलेगा उसको हम कंटिजेंट बेनिफिशियरी बोलते हैं, ऑन द डेथ ऑफ फर्स्ट बेनिफिशियरी। इन अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और एन एन्युटी प्लान, contingent beneficiary get proceeds from the policy
ठीक है। इन द इवेंट ऑफ डैमेज ऑफ प्राइमरी बेनिफिशियरी एट द सेम टाइम एज दैट ऑफ द इंश्योर्ड। ठीक है, जो प्राइमरी बेनिफिशियरी है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो जो सेकेंडरी अपना बेनिफिशियरी है उसको क्या मिल जाता है, पैसा मिल जाता है क्लेम का। फॉर एग्जाम्पल द ऑनर ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी चूज हिज और हर स्पाउस एज ए प्राइमरी बेनिफिशियरी। ठीक है, उसने एक मान लीजिए ऑनर था, उसने प्राइमरी बेनिफिशियरी अपनी स्पाउस को चूज किया, हालांकि द स्पाउस डाइज एट द सेम टाइम एज दैट ऑफ द इंश्योर्ड। ठीक है, तो जो स्पाउस है वो क्या हो जाती है, डाई हो जाती है, मर जाती है स्पाउस। किसके साथ में, सेम टाइम एज दैट ऑफ इंश्योर्ड, इंश्योर्ड के साथ में ही मर जाती है। चलो कोई बात नहीं, केस हो गया। एंड द चिल्ड्रन ऑफ द इंश्योर्ड विल बिकम द कंटिजेंसी बेनिफिशियरी, या फिर कंटिजेंट बेनिफिशियरी बोल सकते हैं उसके चिल्ड्रन को। ठीक है, ये हम इसको बोल सकते हैं कंटिजेंसी बेनिफिशियरी या फिर कंटिजेंट बेनिफिशियरी इसको बोल सकते हैं। व्हाट इज वेस्टिंग एज, ये शायद एक नॉर्मल होगा, आराम से आप समझ गए होंगे इसको। चलिए, वेस्टिंग एज क्या होती है, जिस एज से पैसा आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। द एज एट विच यू स्टार्ट रिसीविंग पेंशन रिसीविंग पेंशन इन एन इंश्योरेंस कम पेंशन प्लान इज नोन एज वेस्टिंग एज। मैंने आपको बताया था कि वेस्टिंग टाइम तो वो होता है जिस टाइम तक आपको पेंशन मिल रही होती है, ये पूरा टाइम, ये तो होता है एक्यूमुलेशन पीरियड है, एपी, जिस टाइम पे आप पैसा पे कर रहे हो इंश्योरेंस कंपनी को। वेस्टिंग पीरियड होता है जब आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उस जिस टाइम तक आपको पैसा मिल रहा है, इस टाइम को हम वेस्टिंग पीरियड बोलेंगे। और जिस एज से पैसा मिलना स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, वेस्टिंग एज बोलेंगे। एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। द एज एट विच यू स्टार्ट रिसीविंग पेंशन इन एन इंश्योरेंस कम पेंशन प्लान इज नॉन एज वेस्टिंग एज। तो ये होता है वेस्टिंग एज का कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको कॉन्टिजेंट बेनिफिशियरी और वेस्टिंग एज, एक्यूमुलेशन और जो एक्यूमुलेशन एज, एक्यूमुलेशन पीरियड है वो समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंसीलमेंट या फिर हम बोल सकते हैं कि छुपाना, थोड़ी चीज़ों को छुपाना, यहाँ पे हम अटमोस्ट गुड फेथ का ब्रीच भी कर देते हैं इस कंडीशन के अंदर। जो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ होता है उसको हम तोड़ देते हैं इस कंडीशन के अंदर। और डेट बेकिंग को थोड़ा सा पढ़ते हैं। व्हाट इज डेटिंग बेक या फिर डेट बेकिंग उसको बोलते हैं, और बैक डेटिंग, सॉरी बैक डेटिंग बोलते हैं, डेट बेकिंग नहीं, बैक डेटिंग में थोड़ा उल्टा पड़ रहा था। चलिए, ये काफ़ी हेल्पफुल होती है, और दूसरे शब्द में अगर बोलूँ तो ये काफ़ी प्रेशर करती है लास्ट में, जब आप डब्ल्यू ज्वाइन करोगे ना। तो फॉर एग्जांपल कि आपको मान लीजिए एनबी डिपार्टमेंट में एज अ डब्ल्यू आपने ज्वाइन किया, तो उस टाइम पे आपके पास में इतने प्रपोजल्स आएंगे, इतने पॉलिसीज आएंगे, जो जैन से लेके मई तक का टाइम होता है। वैसे जनरली जो मतलब एंडिंग होती है, क्लोजिंग होती है, वो कहाँ तक होती है, जैन से मार्च तक होती है भाई, लास्ट मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल से तो स्टार्ट हो जाता है। तो जो अप्रैल का महीना होता है, ठीक है, और जो मई का महीना होता है, उन 2 महीनों के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है। और पिछले वाले साल के टारगेट पूरे करने, कोई ब्रांच होती है ना, इस ब्रांच का टारगेट होता है 10,000 पॉलिसीज़ का, इतना सिंगल प्रीमियम का, इतना एनओपी का, ठीक है, इतना एसपी का, सिंगल प्रीमियम नंबर ऑफ पॉलिसीज़, ठीक है, इनका टारगेट होता है। तो अगर वो टारगेट आसपास में हो रखा होता है, मान लीजिए 8,000 पॉलिसीज़ हो गया, अब उनको लग रहा है 2,000 पॉलिसीज़ का टारगेट बाकी है, और जो अब वो मार्च तक होता है, टारगेट तो मार्च तक होता है क्योंकि मार्च टू मार्च चलता है वो तो, ठीक है, 31 मार्च टू 31 मार्च चलता है। तो अप्रैल और मई मंथ के अंदर जो इंश्योरेंस पॉलिसीज आते हैं, जो प्रपोजल्स आते हैं, उनको हम बैक डेटिंग के अंदर सेटल करते हैं। कैसे करते हैं देखो उनको, और ये काफ़ी हेल्पफुल भी होता है, आपका जो टैक्स बेनिफिट होता है उसमें भी बचाता है ये थोड़ा सा, ये काफ़ी हेल्पफुल भी होता है, और थोड़ा प्रेशर भी कम करता है ब्रांच से, जो पॉलिसीज़ का जो टारगेट होता है उसको भी कम करने में हेल्प करता है। भाई जितना कम होगा उतना अच्छा ही है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आज की डेट पे प्रपोजल आया, मतलब पॉलिसी आई ब्रांच में, ठीक है, पॉलिसी ब्रांच में आई, बोला आज पॉलिसी करनी है, लेकिन आपने इसको 15 दिन पहले की पॉलिसी के नाम पे सेट कर दिया कि 15 दिन पहले की डेट डाल के हमने इसको प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, और इसका नंबर हमने जनरेट कर दिया, इसको पॉलिसी बना दिया 15 दिन पहले का। जो 15 दिन पहले है उसको हम क्या बोलेंगे, बैक डेटिंग बोलेंगे, 15 दिन पहले। अभी बोला हेल्पफुल कैसे है, एक तो मैंने ये बता दिया कि थोड़ा सा क्या करती है, ये जो टारगेट्स वगैरह होती है उनमें थोड़ा कम करने में हेल्प करती है,
ठीक है, दूसरी क्या कर सकते हैं, टैक्स बेनिफिट में काफ़ी हेल्पफुल ये होती है। कैसे? एक आपने नाम सुना होगा एटीसी, उसमें क्या होता है 1.5 लाख तक का आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है आपकी सैलरी में, 1.5 लाख तक का जो अमाउंट होता है उस पे, उसको अगर हम उस अमाउंट को अगर हम इंश्योरेंस में डालते हैं, 1.5 लाख तक का जो अमाउंट है जो आउट ऑफ टैक्स आपका जा रहा है भाई, जो टैक्स में जा रहा है सॉरी, एक नॉर्मल सैलरी होती है 10 लाख रुपए मान लीजिए, उसके अलावा जो ऊपर वाला पैसा जिस पे आपका टैक्स लग रहा है, और इस टैक्स लगने वाला पैसा कितना 2 लाख रुपए इस पे टैक्स लगेगा। ठीक है, टैक्स ब्रैकेट के अंदर ये आ रहा है पैसा। अब इस पैसे में से 1.5 लाख रुपए तक का पैसा हम टैक्स फ्री कर सकते हैं। बचा हुआ 50,000 रुपए जो है इस पे क्या लगेगा, सिर्फ टैक्स लगेगा। ठीक है, बचा हुआ जो 1.5 लाख रुपए है, इस 1.5 लाख रुपए का अगर हम इंश्योरेंस ले लेते हैं तो इस पैसे से हम टैक्स बचा सकते हैं अपना, क्योंकि ये तो पैसा तो अपना ही है ना भैया, टैक्स लग रहा है इस पे, इससे अच्छा इंश्योरेंस ले लेते हैं। तो कैसे लेंगे, देखो एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ। आपने क्या किया, आपको पता है कि 1.5 लाख रुपए तक का जो पैसा होता है जो आपका जिस पे टैक्स लग रहा होता है आपका, उसको अगर आप इंश्योरेंस में डालते हो तो आप टैक्स वहां से बचा सकते हो। अब आपने एक कंडीशन लिया कि यार मैंने 1 लाख रुपए तक का तो इंश्योरेंस करवा लिया इस साल में। ठीक है, मान लीजिए 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस आपने करवाया दिसंबर के अंदर। अब आपको पता है कि मेरा 2 लाख रुपए जो है वो उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, 2 लाख रुपए आपका टैक्स लगेगा, 30% लगेगा मान लेते हैं, तो 60,000 रुपये तो वैसे लग जाएगा, लगेगा। उसने क्या किया, 1 लाख रुपए तक का तो इंश्योरेंस में डाल दिया, अब पीछे बच गया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए पीछे बच गया, उसमें भी 30% लगेगा, मतलब 30,000 रुपये उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन उसने क्या दिमाग लगाया कि यार दिसंबर में डाला था, अभी मार्च जो है वो चल रहा है, और मार्च निकल गया, निकलते निकलते अप्रैल में आया, अप्रैल में आके बोला 15 अप्रैल को वो ब्रांच में आया और बोलता है कि यार मेरा जो पैसा है ना 1 लाख रुपए, उसकी आप इंश्योरेंस कर दो। ठीक है, इंश्योरेंस उसकी कर दो आप और मेरा टैक्स बचा लो यार। बोला आपके पास कितना बचा है, बोला मेरे पास अभी 1 लाख रुपए है, तो इसमें से 1 लाख का तो मैंने 2 लाख रुपए टैक्स में आ रहा था, 1 लाख रुपए तक का मैंने इंश्योरेंस करवा लिया। अब जो बाकी बचे हुए 50,000 रुपए तक के हैं, क्योंकि 1.5 लाख तक का इंश्योरेंस कर सकते हैं हम लोग टैक्स फ्री। तो उस पॉलिसी वाले ने बोला, उस एजेंट ने बोला कि 50,000 रुपये आप इंश्योरेंस में डाल सकते हो, बाकी 50 पे 30 मतलब 15,000 रुपये आपका क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, लेकिन 50,000 तो कम से कम बचाओ। तो ये पैसा उसने क्या किया, अभी तो यार अप्रैल चल रहा है तो कैसे करेंगे, बोला एक काम करते हैं इसको बैक डेटिंग में डाल देते हैं। तो जब बैक डेटिंग में डाला तो ये जो पॉलिसी है वो 15 अप्रैल को ब्रांच में आया था, वो हमने कब चिपका दी, 28 मार्च को बैक डेटिंग करके चिपका दी। जैसे ही हमने चिपकाया तो वो जो पैसा है उसका पिछले साल के अंदर ही काउंट होगा, तो 1.5 लाख रुपए उसका टैक्स बचा लेगा, 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स लगेगा नहीं। अब बचा हुआ जो 50,000 रुपये है उस पर वो 30% देगा, तो 15,000 रुपये वो टैक्स देगा, बस इतना ही देगा। लेकिन पहले कितना दे रहा था, पहले दे रहा था 30,000 रुपये, तो कम से कम उसका 30,000 रुपये 15,000 रुपये टैक्स तो बचा। तो ऐसे जो सिस्टम है बैक डेटिंग का वो काम करता है पूरा। ठीक है, ये पूरा सिस्टम है। Backdating in insurance language means altering the start dates of the life insurance policy to a time earlier than the original date or date of buying the insurance policy. जो insurance policy आप buy कर रहे हो उससे कुछ दिन पहले की डेट पे हम डाल देते हैं। Suppose you bought a policy on 1 January 2023, but you realize later that had you purchased the policy 2 months earlier, you could have got it at a better premium rate। मतलब अगर आप इसको 2 महीने पहले परचेज करते, ये भी एक रीजन हो सकता है, टैक्स बेनिफिट तो एक रीजन था, ये भी रीजन हो सकता है कि अगर 2 महीने पहले प्रीमियम अच्छा था, जीएसटी वगैरह ज़्यादा कम था, हो सकता है उसकी वजह से। तो अगर आपने ये परचेज 2 महीने पहले कर लिया होता तो आपको एक डिसेंट प्रीमियम या फिर कम प्रीमियम पे पॉलिसी मिल सकती थी। तो आपने बोला कि यार ये काम करो ना, इसको थोड़ा बैकडेटिंग में डाल दो ना, मेरा प्रीमियम कम आएगा। तो बैकडेटिंग अलाउज यू दिस दिस विल हेल्प रिड्यूसिंग द प्रीमियम लाइबिलिटी फॉर द इंश्योर्ड ड्यूरिंग द पॉलिसी टेन्योर। बैकडेटिंग इज यूजफुल फॉर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सेक्शन 80C लिमिट ऑल्सो। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पूरा, और ये इतना एक्सप्लेन करने लायक था नहीं, इसको आप समझ गए होंगे। तो आई होप पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे डेटिंग बैक और बैक डेटिंग काम करती है। आई यू गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों, आई यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए अब हम बात करते हैं कंसीलमेंट क्या होता है, व्हाट इज कंसीलमेंट। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा पीपीटीज को पढ़ो आप, लेकिन साथ में क्लास करोगे ना तो बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। क्योंकि डेली लाइफ एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ तो उससे क्या है, चीज़ें थोड़ी डीपली दिमाग में बैठती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होती है।
कुछ ऐसा एक्ट होता है जिसमें आप कुछ हाइड कर लेते हो, कुछ चीज़ें जो आपको बतानी चाहिए व्हेन यू आर परचेजिंग अ पॉलिसी, वो कुछ हाइड कर लेते हो आप। कंसील का मतलब क्या होता है? छुपाना होता है। कंसीलमेंट इज द एक्ट ऑफ हाइडिंग और नॉट पुटिंग फॉरवर्ड एनी रिलेवेंट फैक्ट। कोई रिलेवेंट फैक्ट है जो आपको बोलना चाहिए, बताना चाहिए, वो आपने नहीं बताया। कंसीलमेंट इज द एक्ट ऑफ हाइडिंग और नॉट पुटिंग फॉरवर्ड एनी रिलेवेंट फैक्ट इन फ्रंट ऑफ द इंश्योरर दैट नीड टू बी रिवील्ड, जो आपको रिवील करने की जरूरत है। एन एप्लीकेंट कमिट्स दिस प्रूडेंट एक्ट इंटेंशनली, अगर उसने ये एक्ट जो इंटेंशनली किया है, और अनइंटेंशनली दैट मे लीड्स टू लॉस टू द इंश्योरर, मतलब भाई कैसे भी आपने किया हो, ये जानबूझ के किया हो या फिर बिना जानबूझ के किया हो, आपको जो इंश्योरेंस पॉलिसी करने वाली कंपनी है या फिर जो इंश्योरर है, उसको लॉस तो इससे होगा ही होगा। तो वही सिंपल चीज़ है, अगर आप लॉस करवा रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंसीलमेंट का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसके अलावा हम अगर थोड़ी सी और बात करें तो फंड स्विचिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। पहले हम फंड स्विचिंग को पढ़ते हैं, यही पढ़ेंगे सिर्फ, बाकी प्रीमियम रीडायरेक्शन को हम बाद में पढ़ेंगे। फंड स्विचिंग को पढ़ लेते हैं। भाई यूलिप आपको पता है क्या होता है? यूलिप मैंने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन यूलिप थोड़ा मैं बता देता हूँ। ULIP ये होता है भाई मार्केट लिंक प्लान्स टाइप होते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होता है। उसमें क्या होता है कि आपका जो पैसा होता है ना, वो मार्केट में इन्वेस्ट होता है, मतलब आपको अच्छा रिटर्न यहाँ से मिलता है। ठीक है, मार्केट लिंक प्लान्स होते हैं, मार्केट लिंक प्लान्स होते हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि ये सिंगल प्रीमियम भी होते हैं, और प्लस ये नॉन सिंगल या फिर रेगुलर प्रीमियम भी होते हैं। जैसे SIIP होती है एक, ये LIC के अंदर सिप जिसको हम बोलते हैं। और सिंगल प्रीमियम जैसे निवेश प्लस एक प्लान है LIC के अंदर, निवेश प्लस, ये सिंगल प्रीमियम है। तो आपका यहाँ पे रिस्क कवर भी चालू रहेगा, मतलब इंश्योरेंस भी रहेगा। और इन प्लान्स के अंदर आपका देखो ये क्या है कि इंश्योरेंस और इसमें मार्केट का जो आपको जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है पैसा, तो वो फैसिलिटी भी इनमें मिलती है, और प्लस इसमें इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी मिलती है। तो इन प्लान्स में आपको क्या रहता है? इंश्योरेंस भी चालू रहता है, और इन प्लान्स के अंदर जो पैसा होता है, वो जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती हैं LIC के अंदर, वो क्या करती है, इसको मार्केट में भी मार्केट में भी इन्वेस्ट करती है। तो वहाँ से जो पैसा आता है उसमें कुछ कमीशन काट के वो आपको पैसा वापस लौटा देती है। यहाँ से कंपनी को भी फायदा है, आपको भी अच्छा रिटर्न मिल रहा है, और आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है साथ में। ठीक है, तो वो होता है। तो अब जो आप निवेश प्लस लेते हो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने यूलिप लिया, तो इसमें एक फैसिलिटी मिलती है, क्योंकि एक मार्केट लिंक प्लान है। और मार्केट लिंक प्लान में एक फैसिलिटी ये होती है कि आप अपने फंड को स्विच कर सकते हो। जैसे आपने डेट फंड में डालना है या फिर आपको इक्विटी में डालना है। शार्क टैंक को देखा होगा सबने, तो वहां पे एक डेट होता है और एक इक्विटी होती है, आपको पता है ये बातें। तो आपको लगा कि यार मैंने इक्विटी में पैसा डाल दिया, रिटर्न मुझे अच्छा आ रहा है, 1 साल तक मुझे मान लीजिए 18% का रिटर्न आया। अगले साल मुझे लगा कि यार कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर कोरोना टाइप आ रहा है, या फिर कुछ भी हो रहा है प्रॉब्लमेटिक आपको लग रहा है ना, ये वर्ल्ड बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, यहाँ पे इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो रहा है। तो आप अपने फंड को स्विच कर सकते हो। डेट फंड, जो इक्विटी फंड में पैसा डाल रखा था, उसको निकाल के आपको डेट फंड में डाल दो। डेट फंड के अंदर फिक्स आपको रिटर्न मिलता है, 7-8% जो भी कंपनी देती है वो फिक्स आपको मिलता है वहां से, वो अमाउंट आपको फिक्स वहां से मिलता है। तो इसमें मार्केट, चाहे जो डेट फंड होता है, इसमें मार्केट कितना भी फ्लक्चुएट हो जाए आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न आपको मिलता रहता है। लेकिन इक्विटी में जैसे ही मार्केट स्टेबल हुआ, आपने वापस फंड स्विच कर लिया, आपने इक्विटी में डाल दिया। तो ये फैसिलिटी मार्केट लिंक प्लान में, यूलिप में स्पेशली मिलती है, LIC में काफ़ी ये मतलब अच्छी होती है फैसिलिटी। अगर हम कंपैरिजन करें बाकी अदर प्लान से, वहाँ पे तो बहुत TDS वगैरह करता है यार आपका, जब फंड स्विच करते हो ना, आपको प्रॉब्लम भी होता है काफ़ी फंड स्विच करने में। दैट इज दी एक्चुअल फंड स्विचिंग, जहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑप्शन अवेल इन यूलिप पॉलिसी होल्डर टू मूव देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन फंड टू अनदर विद इन द सेम प्लान, सेम प्लान के अंदर। द फंड स्विचिंग फैसिलिटी अलाउ यू टू फुल्ली और पार्सली ट्रांसफर यूनिट्स अमॉन्ग इक्विटी डेट और इक्विटी टू डेट फंड, मतलब डेट टू इक्विटी और इक्विटी टू डेट। इसमें पूरा पैसा भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे, अब 10 लाख रुपए पहले आपने पूरे के पूरे इक्विटी में डाल रखे थे, मार्केट जब अच्छा चल रहा था। अब आपको लगा कि थोड़ा बहुत मार्केट डाउन हो रहा है या फिर थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, इसमें से 5 लाख रुपए आपने इक्विटी में रखे, बाकी 5 लाख रुपए आपने डेट में डाल दिए। यहाँ पे आपको फिक्स रिटर्न मिलता रहेगा 7-8%,
और यहाँ पे आपको मार्केट के हिसाब से पैसा मिलता रहेगा, ऊपर नीचे होता हुआ। तो दिस इज़ व्हाट दी फंड स्विचिंग, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। और चलिए बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा सर्दी सा लग रहा है मेरे को यार, बहुत सारी टर्म्स हैं, ज़्यादा ओवरलोड हो जाओगे फिर आप टर्म्स को पढ़ते पढ़ते। चलिए, थैंक यू सो मच।